गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का फिर से वेलकम है इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है राजस्थान की चित्रकला। राजस्थान की चित्रकला की ये थर्ड क्लास है। फर्स्ट क्लास के अंदर जो पहली क्लास थी उसमें हमने राजस्थान की चित्रकला के जो सारे फैक्ट्स थे वो कवर किए। सेकंड क्लास के अंदर हमने जो है जो मेवाड़ की चित्रकला शैली है या मेवाड़ी शैली है उसे कवर किया। थर्ड जो आज की हमारी क्लास है, इस क्लास के अंदर हम मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स यानी कि मारवाड़ शैली की जो चित्रकारिता है उसको कवर करने वाले हैं। मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स में हमें मुख्यतः 6 शैलियां ध्यान में रखनी है। कितनी शैलियां? 6 शैलियां। वो 6 शैलियां कौन कौन सी है? तो देखो, एक तो हमें ध्यान में रखनी है जैसलमेर शैली, जैसलमेर शैली। और हमें क्या ध्यान में रखना है? और हमें ध्यान में रखना है नागौर शैली और अजमेर शैली। अजमेर शैली के बाद मारवाड़ या जोधपुर शैली और किशनगढ़ शैली, किशनगढ़ शैली। और लास्ट में हमें ध्यान में रखना है बीकानेर शैली। ये 6 शैलियां जो है इनको अगर हम पढ़ लेंगे तो हमारा ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 6 शैलियां हमें ध्यान में रखनी है। तो हमारी पहली शैली कौन सी है? जैसलमेर शैली। तो हम शुरुआत करेंगे जैसलमेर शैली से। तो देखो, अगर बात की जाए जैसलमेर शैली की, जैसलमेर शैली, तो जैसलमेर शैली की प्रमुख प्रमुख बातें क्या हो जाएगी? तो देखो, सबसे पहली बात आपको जैसलमेर शैली को जो ध्यान में रखनी है वो ध्यान में रखने हैं इसके उपनाम। जैसलमेर शैली के उपनाम एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। जैसलमेर शैली के 2 उपनाम हैं, एक तो हो जाएगा मांड शैली और दूसरा हो जाएगा जैसाना शैली। तो इसके उपनाम क्या हो गए? एक तो हो गया मांड शैली और दूसरा जो इसका उपनाम आपको ध्यान में रखना है वो है जैसाना शैली। इसको जैसाना शैली भी कह दिया जाता है। और देखो, अगर बात की जाए तो इस शैली का प्रमुख विषय क्या है, यानी कि सर्वाधिक चित्र किस विषय पर बने हैं। तो प्रमुख विषय की अगर बात की जाए तो इस जैसलमेर शैली का जो प्रमुख विषय है वह है महेंद्र व मूमल का चित्रण। महेंद्र और मूमल की प्रेम कहानी आपको पता ही है। तो महेंद्र और मूमल का चित्रण। अच्छा बताओ, महेंद्र कहां का राजकुमार था? देखो भाई, महेंद्र जो था ये था अमरकोट। महेंद्र अमरकोट, अमरकोट अब चला गया पाकिस्तान में। तो अमरकोट पाकिस्तान का ये राजकुमार था। और अगर बात की जाए तो ये जो मूमल है, मूमल लोदरवा, लोदरवा क्या है? जैसलमेर की, जैसलमेर में पड़ता है लोदरवा। तो ये लोदरवा की राजकुमारी है। तो इनकी प्रेम कहानी का जो सर्वाधिक चित्रण है, महेंद्र मूमल का जो सर्वाधिक चित्रण है वो कौन सी शैली में देखने को मिल रहा है? जैसलमेर शैली में देखने को मिल रहा है। और हमें ध्यान में रखना है जैसलमेर शैली की विशेषताएं। जैसलमेर शैली की क्या विशेषताएं हैं? तो जैसलमेर शैली की 2 विशेषताएं हैं जो आपको मुख्य रूप से ध्यान में रखनी है। पहली विशेषता क्या हो जाएगी कि इस शैली पर अन्य किसी भी शैली का प्रभाव नहीं पड़ा है। और इस शैली में सर्वाधिक चित्रण जो है वो ऊंटों का, रेगिस्तान का और झाड़ियों का हुआ है। तो ये 2 विशेषताएं हो जाएगी। पहली विशेषता क्या कि इस शैली पर, यानी कि जैसलमेरी शैली पर, इस शैली पर किसी अन्य शैली का प्रभाव नहीं पड़ा है। किसी अन्य शैली का प्रभाव नहीं पड़ा। और दूसरी जो विशेषता आपको ध्यान में रखनी है वो ध्यान में रखनी है कि इस शैली में ऊंट, रेगिस्तान तथा झाड़ियों का सर्वाधिक चित्रण हुआ है, तथा झाड़ियों का सर्वाधिक चित्रण हुआ है, सर्वाधिक चित्रण हुआ है। तो ये तो इसकी 2 विशेषताएं हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। और देखो, अगर बात की जाए जैसलमेर शैली के प्रमुख उदाहरण, तो जैसलमेर की 3 हवेलियां हैं, पटवा हवेली, नथमल हवेली और सालिम सिंह की हवेली।
तो इन तीनों हवेलियों के जो भित्ति चित्र हैं वो जैसलमेर शैली के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे जैसलमेर शैली के उदाहरण। तो जैसलमेर शैली के उदाहरण क्या हो जाएंगे? पटवा हवेली, नथमल हवेली, नथमल हवेली, पटवा हवेली, नथमल हवेली, और एक ध्यान में रखना है आपको, सालिम सिंह हवेली, सालिम सिंह हवेली। इन तीनों हवेलियों पर भित्ति चित्र बने हैं। भित्ति चित्र क्या होते हैं? ऐसे चित्र जो दीवार पर बनाए जाते हो उन्हें क्या कहते हैं? भित्ति चित्र। तो उसे भित्ति चित्र कहा जाता है। तो इस पर जो भित्ति चित्र है तीनों हवेलियों पर, वो जैसलमेर शैली के प्रमुख उदाहरण है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। तो इन हवेलियों के भित्ति चित्र, इन हवेलियों के भित्ति चित्र जैसलमेर शैली के उदाहरण हैं। जैसलमेर शैली के प्रमुख उदाहरण है। अच्छा, मुझे ये बताओ, ये तीनों हवेलियों में से सबसे बड़ी हवेली कौन सी है जैसलमेर की? बताओ, फटाफट बताओ। और क्या बात ध्यान रखनी है? तो और हमें ध्यान रखना है प्रमुख चित्रकार। इस जैसलमेर शैली का प्रमुख चित्रकार कौन है? तो कोई उल्लेख नहीं है, कोई उल्लेख नहीं है। ये काम बढ़िया हो गया। क्यों? चित्रकार नहीं याद करने पड़ेंगे। तो प्रमुख चित्रकार कोई उल्लेख नहीं है। फटाफट नोट डाउन करो इसको। नेक्स्ट हम बात करेंगे नागौर शैली। अगली शैली कौन सी हो जाएगी? नागौर शैली। तो इसके नीचे स्टार्ट कर देते हैं। चलो छोड़ो, अगले पेज पे लेते हैं। नेक्स्ट हो जाएगी हमारी नागौर शैली। नागौर शैली। नागौर शैली की दो तीन बातें आपको बस ध्यान में रखनी है, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। नागौर शैली में पहला तो आपको ध्यान में रखना है कौन से रंगों का प्रयोग हुआ है। तो बुझे हुए रंगों का प्रयोग हुआ है। नागौर दुर्ग के जो भित्ति चित्र हैं वो नागौर शैली के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं। ठीक है, और इसी नागौर दुर्ग के अंदर एक कलात्मक बादल महल बना हुआ है। तो ये जो बादल महल है वो नागौर शैली का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। ठीक है, कलाकारों की बात करें तो इसके भी चित्रकारों का कोई उल्लेख नहीं है। एकदम सिंपल सा है, 4 लाइनें याद करनी है नागौर शैली की। पहली लाइन क्या ध्यान करनी है? बुझे हुए रंगों का प्रयोग, बुझे हुए रंगों का प्रयोग। दूसरा आपको ध्यान में रखना है कि नागौर दुर्ग के भित्ति चित्र, भित्ति मतलब दीवार, दीवार पर बने चित्र, नागौर दुर्ग के भित्ति चित्र इस शैली के उदाहरण हैं। और क्या ध्यान रखना है? तो और सबसे अच्छा उदाहरण इसका कौन सा हो गया? तो कलात्मक बादल महल, कलात्मक बादल महल, कलात्मक बादल महल इस शैली का, इस शैली मतलब नागौर शैली, इस शैली का प्रसिद्ध उदाहरण है, प्रसिद्ध उदाहरण है। और क्या ध्यान में रखना है? प्रमुख कलाकार, प्रमुख चित्रकार। तो प्रमुख चित्रकार, प्रमुख चित्रकार की अगर बात की जाए तो कोई भी प्रमुख चित्रकार नहीं है, कोई उल्लेख नहीं, किसी भी प्रकार का कोई भी उल्लेख नहीं है प्रमुख चित्रकारों का। तो ये हो गई नागौर शैली। फटाफट नोट डाउन करो। नागौर के बाद लेंगे अजमेर शैली। नेक्स्ट अजमेर शैली। तो अगली शैली है अजमेर शैली। अजमेर
शैली। अजमेर शैली में भी कुछ नहीं है, 3-4 बातें आपको ध्यान में रखनी है। पहली बात क्या ध्यान में रखनी है, रंग। कौन से रंगों का प्रयोग किया गया है, तो बैंगनी रंगों का प्रयोग। कौन से रंगों का, बैंगनी रंगों का प्रयोग, बैंगनी रंग का प्रयोग किया गया है। अच्छा, इस शैली के प्रमुख उदाहरण कहां से मिलते हैं, अजमेर शैली के प्रमुख उदाहरण, तो 3-4 जगह हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अजमेर शैली के प्रमुख उदाहरण देखो, एक तो मिलते हैं भिनाय, केकड़ी, करकड़ी, मसूदा से प्राप्त चित्र इस शैली के प्रमुख उदाहरण है। इस शैली के प्रमुख उदाहरण है। अजमेर शैली के अगर प्रमुख चित्रकारों की बात की जाए, प्रमुख चित्रकार, तो 2 चित्रकार है जिनको आपको ध्यान में रखना है। पहली तो है साहिबा। साहिबा कौन है, महिला चित्रकार है, और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कारण ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जा रहा है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जा रहा है कि राजस्थान में केवल चित्रकला की 2 ही शैलियां हैं जहां पर महिला चित्रकारों का नाम आता है। एक शैली तो हमने कल पढ़ी थी मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स में, नाथ द्वारा शैली, ठीक है। और जो दूसरी शैली है वो है अजमेर शैली। तो राजस्थान में नाथ द्वारा और अजमेर शैली ही है जहां पर महिलाओं का उल्लेख है। इसके अलावा किसी भी शैली में महिला चित्रकार का उल्लेख नहीं है। और जो दूसरा चित्रकार आपको ध्यान में रखना है वो है लालचंद। दूसरा चित्रकार कौन सा हो गया, लालचंद। फटाफट नोट डाउन करो इसको। नेक्स्ट हम बात करेंगे जोधपुर या मारवाड़ शैली। नेक्स्ट जो शैली है वो है जोधपुर या मारवाड़ शैली। जोधपुर या इसी को कह दिया जाता है मारवाड़ शैली। जोधपुर या मारवाड़ शैली। जोधपुर या मारवाड़ शैली की प्रमुख बातें क्या हो जाएगी, तो सबसे पहला जोधपुर या मारवाड़ शैली का प्रारंभकर्ता, इस शैली का जो प्रारंभ करता है वो माना गया है मालदेव राठौड़ को। किसको माना गया है, मालदेव राठौड़ को। मालदेव राठौड़ को माना गया है। देखो मालदेव राठौड़ जो है उसने मेहरानगढ़ दुर्ग में एक चोखेलाल महल बनवाया, और उस चोखेलाल महल में 2 चित्र बनाए। एक तो दुर्गा सप्तशती का चित्र और दूसरा राम रावण युद्ध का चित्र। यही 2 चित्र जो है वो इस मारवाड़ या जोधपुरी शैली की जो सबसे पहले चित्र है वो माने गए हैं। तो यहां पर क्या ध्यान में रखना है, यहां पर ध्यान में रखना है कि मालदेव ने मेहरानगढ़ दुर्ग में चोखेलाव महल बनवाया, जिसके 2 चित्र उल्लेखनीय है। जिसके 2 चित्र उल्लेखनीय है। 2 चित्र कौन कौन से हैं भाई, तो पहला तो हो जाएगा राम रावण युद्ध, और जो दूसरा चित्र आपको ध्यान में रखना है वो है दुर्गा सप्तशती का चित्र। इन्हीं 2 चित्रों से मारवाड़ शैली का प्रारंभ माना गया। मारवाड़ या जोधपुर एक ही बात है, तो मारवाड़ शैली बोलूं जोधपुर शैली बोलूं समझ जाना, ठीक है। तो यहीं से मारवाड़ शैली का प्रारंभ हुआ। और क्या बात ध्यान रखनी है, तो मालदेव राठौड़ की एक बात और ध्यान में रख लेना कि मालदेव राठौड़ ने एक ग्रंथ है जिसका नाम है उत्तराध्यायन सूत्र चूर्णी। इस ग्रंथ का मतलब इस ग्रंथ को चित्रित करवाया, जो मारवाड़ शैली का पहला चित्रित ग्रंथ है। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे भी नोट डाउन कर लो।
कि मालदेव ने मारवाड़ी शैली में उत्तरध्यायन सूत्र चूड़नी, उत्तरध्यायन सूत्र चूड़नी ग्रंथ का चित्रण करवाया, जो इस शैली का पहला चित्रित ग्रंथ है। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रख लेना, फटाफट नोट डाउन करो इसको। नेक्स्ट हम बात करेंगे मारवाड़ शैली का स्वर्णकाल। मारवाड़ या जोधपुर शैली का स्वर्णकाल। तो देखो, स्वर्णकाल की बात करें तो इस शैली के दो स्वर्णकाल है। पहला जो आपको ध्यान में रखना है वो है महाराजा जसवंत सिंह फर्स्ट का काल। ठीक है, अब ये महाराजा जसवंत सिंह फर्स्ट का जो काल है, ये मारवाड़ या जोधपुर शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। इसके अंदर कृष्ण लीलाओं का चित्रण हुआ। तो इसमें क्या हुआ? कृष्ण लीलाओं का चित्रण। और सेकंड नंबर आपको ध्यान में रखना है महाराजा मानसिंह का काल। महाराजा मानसिंह का काल, ये भी मारवाड़ या जोधपुर शैली का स्वर्ण काल माना गया है। अच्छा, महाराजा मानसिंह का जो काल है, इसके समय में जो मारवाड़ी शैली है, इस शैली पर नाथ शैली का प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो महाराजा मानसिंह का काल, इनके समय मारवाड़ शैली पर नाथ शैली का प्रभाव पड़ा। नाथ शैली का प्रभाव पड़ा। ठीक है, इसीलिए जो ये मारवाड़ या जोधपुर शैली है, इसे नाथों की देन कहा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किस शैली को नाथों की देन कहा जाता है। तो ध्यान रख लेना, मारवाड़ या जोधपुर शैली को नाथों की देन कहा जाता है। अच्छा, ये जो महाराजा मानसिंह है, इन्होंने महामंदिर का निर्माण करवाया। महामंदिर जो है वो नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। अब इनके गुरु थे आईएस देवनाथ। तो महामंदिर का निर्माण करवाकर इन्होंने आईएस देवनाथ को समर्पित कर दिया था। तो ये भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रख लेना। ठीक है, तो ये लिख देता हूं, महाराजा मानसिंह ने महामंदिर, क्या है महामंदिर? तो ये नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है महामंदिर का निर्माण कहां करवा रहा है? जोधपुर। महामंदिर का निर्माण करवाया तथा इसे अपने गुरु आईएस देवनाथ को समर्पित कर दिया। अच्छा, कोई बता सकता है ये आईएस देवनाथ की हत्या किसने करी? कमेंट करके बताना मेरे को। और क्या बात ध्यान में रखनी है? तो एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात ध्यान में रख लेना कि ये जो महाराजा मानसिंह है, महाराजा मानसिंह ने मेहरानगढ़ दुर्ग की तलहटी पर मान प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना की। तो यही लिख देता हूं, मानसिंह ने मेहरानगढ़ दुर्ग
में तो नहीं है, तलहटी में, मेहरानगढ़ दुर्ग में मान प्रकाश पुस्तकालय, मान प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना की। ये भी ध्यान रख लेना, एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और मानसिंह के बारे में क्या बात ध्यान रखनी है, तो मानसिंह के बारे में एक बात और ध्यान रख लेना कि मानसिंह के काल में मारवाड़ी शैली का जो विकास है वो नाथ मठों में हुआ, इसीलिए जो मारवाड़ शैली है उसे नाथों की देन कहा जाता है। तो अगली लाइन में क्या ध्यान रखना है, अगली लाइन में ध्यान में रखना है कि मानसिंह के समय, मानसिंह के काल में मारवाड़ी शैली, मारवाड़ी शैली का विकास, मारवाड़ी शैली का विकास नाथ मठों में हुआ, नाथ मठों में हुआ। अतः मारवाड़ी शैली को, मारवाड़ी शैली को नाथों की देन कहते हैं, नाथों की देन कहते हैं। और क्या बात ध्यान रखनी है भाई मारवाड़ी शैली की, तो अब हम बात करेंगे मारवाड़ शैली पर मुगल शैली का प्रभाव और मारवाड़ शैली पर कंपनी शैली का प्रभाव। तो देखो मारवाड़ शैली पर मुगल शैली का प्रभाव तो पड़ा मोटा राजा उदय सिंह के समय, क्योंकि मोटा राजा उदय सिंह ही वो मारवाड़ का शासक था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार करी थी नागौर दरबार के अंदर। तो मुगल शैली का प्रभाव मोटा राजा उदय सिंह के समय पड़ा, और कंपनी शैली यानी कि अंग्रेज शैली का जो प्रभाव है वो पड़ा महाराजा भीम सिंह के समय, क्योंकि भीम सिंह ने ही 1818 में जो अंग्रेज हैं उनके साथ में सहायक संधि की थी। तो मारवाड़ का शासक जिसने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करी वो हो गया भीम सिंह। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे मारवाड़ शैली पर, मारवाड़ शैली पर मुगल प्रभाव, मारवाड़ शैली पर मुगल शैली का प्रभाव। तो मोटा राजा उदय सिंह के काल में, मोटा राजा उदय सिंह के काल में। और दूसरा हमको ध्यान में रखना है मारवाड़ शैली पर कंपनी शैली का प्रभाव, मारवाड़ शैली पर कंपनी शैली का प्रभाव। मारवाड़ शैली पर कंपनी शैली का प्रभाव किसके समय पड़ा, तो ये पड़ा महाराजा भीम सिंह, महाराजा भीम सिंह के काल में। भीम सिंह ही वो व्यक्ति था जिन्होंने अंग्रेजों की अधीनता मानी, तो अधीनता मानने के साथ ही कंपनी शैली का प्रभाव भी मारवाड़ी शैली पर दिखाई देने लगा। फटाफट नोट डाउन करो उसको। अब हम बात करेंगे मारवाड़ शैली के प्रमुख विषय, यानी कि कौन कौन से चित्र बने हैं। मारवाड़ शैली के प्रमुख विषय, तो देखो मारवाड़ शैली में सर्वाधिक चित्र जो बने हैं वो बने हैं ढोला और मारू के, ढोला व मारू का चित्रण। अब ढोला मारू की प्रेम कथा आपको पता ही है, छोटी उम्र में इनका विवाह हो गया था। ढोला कौन है, कौन से शासक है जिसको ढोला माना गया है, कहां का शासक है, कमेंट करके बताओ। ठीक है, ढोला कौन है, तो नरवर का राजकुमार, नरवर का राजकुमार। मारू कौन है, तो मारू जांगल प्रदेश, जांगल प्रदेश की राजकुमारी। जांगल प्रदेश का राजा था पिंगल, पिंगल की पुत्री है। ठीक है, इनकी प्रेम कहानी ही है ढोला मारू का चित्रण। छोटी उम्र में विवाह हो गया था,
ढोला भूल गया मारू को, मारू याद करती थी, बाद में इन दोनों का मिलन हुआ, यही इनकी कहानी है मोटी मोटी सी अगर बात की जाए तो। ठीक है, दूसरी बात हमें क्या ध्यान में रखनी है, कुत्ते का चित्रण, कुत्ते का चित्रण। अच्छा, कुत्ते का चित्र जो है वो केवल आपको मारवाड़ शैली में ही देखने को मिलेगा। तीसरा आपको ध्यान में रखना है घोड़े का चित्रण, घोड़े का चित्रण। पहला तो हो गया ढोला मारू, दूसरा कुत्ता, तीसरा घोड़े का चित्रण। अच्छा, घोड़े का जो चित्रण है वो दो शैली में देखने को मिलता है। घोड़े का चित्रण एक तो हमें देखने को मिलता है जोधपुरी या मारवाड़ी शैली, और दूसरा हमें घोड़े का जो सर्वाधिक चित्रण है वो देखने को मिलता है बीकानेर शैली। तो इन दो शैलियों में घोड़ों के सर्वाधिक चित्रण हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा क्या ध्यान में रखना है, तो दो तीन बातें और ध्यान में रख लेना भाई मेरे। पहली बात यह ध्यान में रखना है पीले रंग का प्रयोग, इस शैली में किसका प्रयोग किया गया है, पीले रंग का प्रयोग किया गया है। और क्या बात ध्यान में रखनी है, आम के वृक्षों की प्रधानता, आम के वृक्षों की प्रधानता। और तीसरी बात क्या ध्यान में रखनी है, तीसरी बात ध्यान में रख लेना नेत्र या आंखें। नेत्र या आंखें कैसी बनाई गई है, तो नेत्र या जो आंखें हैं वो बादाम जैसी, बादाम जैसी आंखें। तो ये सारी बातें हो गई मारवाड़ या जोधपुर शैली की। नेक्स्ट हम बात करेंगे किशनगढ़ शैली, फटाफट नोट डाउन करो इसको। हाँ जी, तो नेक्स्ट है किशनगढ़ शैली। नेक्स्ट शैली है किशनगढ़ शैली, किशनगढ़ शैली इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं किशनगढ़ शैली से। अच्छा, किशनगढ़ शैली की प्रमुख बातें क्या हो गई, तो सबसे पहली बात आपको ध्यान में रखना है, दो नाम हैं, एक तो है एरिक डिक्सन, एरिक डिक्सन, ठीक है, और जो दूसरा नाम आपको ध्यान में रखना है वो है फयाज अली, फयाज अली। ये दो नाम आपको ध्यान में रखने हैं। इन्हें, इस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है, इस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है 1940-41 में। ठीक है, तो इस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दे रहे हैं, एरिक डिक्सन को और फयाज अली को। अब बात करेंगे इसका स्वर्ण काल। ये जो किशनगढ़ शैली है इसका स्वर्ण काल किसको माना गया है, तो किशनगढ़ शैली का जो स्वर्ण काल है वो महाराजा सावन सिंह या इन्हीं को ही कहा जाता है नागरी दास, महाराजा सावन सिंह या इन्हीं को क्या कह दिया जाता है, नागरी दास का काल। ठीक है, पहले ये महाराजा थे, फिर उसके बाद में इन्होंने संन्यास धारण कर लिया, मथुरा वृंदावन जाकर रहने लगे और अपना नाम इन्होंने क्या रख लिया, नागरी दास रख लिया। ठीक है, तो किशनगढ़ शैली का स्वर्ण काल किसका काल हो गया, महाराजा सावन सिंह या नागरी दास का काल हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे प्रमुख चित्रों की। तो तीन चित्र जो है वो प्रमुख है, वो हमें ध्यान में रखने हैं, प्रमुख चित्र। अब प्रमुख चित्रों में अगर बात की जाए तो सबसे पहला चित्र जो आपको ध्यान में रखना है वो है बणी ठणी का चित्र, बणी ठणी, बणी ठणी का चित्र। कौन है बणी ठणी, तो देखो जो बणी ठणी है ये महाराजा सावन सिंह या नागरी दास की प्रेमिका थी, बहुत ज्यादा सजी संवरी रहती थी, बणी ठणी भी रहती थी, इसीलिए इतिहास में वो बणी ठणी के नाम से प्रसिद्ध हुई। मूल नाम था उसका विष्णु प्रिया, मूल नाम क्या था, विष्णु प्रिया। सुरसुरा अजमेर की वो निवासी थी। तो उसी को राधा बनाकर सावन सिंह ने उसके चित्र बनवाए। उन्हीं चित्रों को इतिहास में किस नाम से जाना जाता है, बणी ठणी के चित्रों के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रख लेना, बणी ठणी का चित्र। अब इस चित्र की अगर बात की जाए, चित्रकार कौन था, बणी ठणी चित्र का चित्रकार, तो ध्यान में रख लेना निहाल चंद। इसका चित्रकार कौन था, निहाल चंद। ठीक है, बणी ठणी का मूल नाम क्या था, बणी ठणी जो थी इसका मूल नाम क्या था,
तो इसका मूल नाम था विष्णुप्रिया। मूल नाम क्या था? विष्णुप्रिया। सुरसुरा अजमेर निवासी। सुरसुरा अजमेर की ये निवासी थी। फटाफट नोट डाउन करो। नेक्स्ट अगर बात की जाए बड़ी ठनी के बारे में, तो अत्यधिक अत्यधिक श्रृंगार या संवरने के कारण, संवरने के कारण बड़ी ठनी कहलाई। बड़ी ठनी कहलाई। उपनाम ध्यान में रख लेना बड़ी ठनी के उपनाम। इसको इंडियन मोनालिसा कहा गया, इंडियन मोनालिसा। और इनको इंडियन मोनालिसा किसने कहा? एरिक डिक्सन। एरिक डिक्सन ने इसको क्या कहा है? इंडियन मोनालिसा का है। और दूसरा जो नाम आपको ध्यान में रखना है इसका उपनाम, वो ध्यान में रख लेना, किशनगढ़ की मीरा। किशनगढ़ की मीरा। किशनगढ़ की मीरा भी कहा जाता है बड़ी ठनी या उसको विष्णुप्रिया को। कौन है? सावन दास की प्रेमिका है। ठीक है। सावन दास ने बड़ी ठनी को राधा के रूप में चित्रित करवाया। राधा के रूप में चित्रित करवाया। अच्छा, इस चित्र का रंग कैसा है? इस चित्र में जो रंग है वो है सफेद प्लस गुलाबी। सफेद और गुलाबी रंग का इसमें प्रयोग किया गया है। ठीक है। और अगर बात की जाए नेत्र, नेत्र कैसे हैं? तो कटार या तीर कमान के समान। कटार या तीर कमान के समान खींचे हुए नेत्र, खींचे हुए नेत्र। और क्या बात ध्यान में रखनी है? तो और ध्यान में रखना है गोरा रंग, तीखा नाक, पारदर्शी वस्त्र। पारदर्शी वस्त्र। और क्या ध्यान रखना है? तो और ध्यान में रखना है बल खाते बाल। बल खाते बाल। कमल का फूल हाथ में। कहां है? हाथ में कमल का फूल। हाथ में कमल का फूल। हाथ में कमल का फूल। और कान में बेसरी नामक आभूषण। कान में बेसरी नामक आभूषण। ये सब किसकी बात हो गई? मेन बातें हो गई बड़ी ठनी के चित्र की। बहुत क्वेश्चन आते हैं बड़ी ठनी में से, ध्यान से पढ़ लेना। एक बात और ध्यान में रख लेना, ये जो बड़ी ठनी का चित्र है इसके ऊपर 1973 में भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया। डाक टिकट जारी किया था। तो पहला चित्र तो हो गया बड़ी ठनी का चित्र। फटाफट करो, आप नोट डाउन करो। दूसरा चित्र आपको ध्यान में रखना है नौका विहार का चित्र। दूसरा चित्र कौन सा हो जाएगा? नौका विहार का चित्र। नौका विहार का चित्र किशनगढ़ शैली ही है। किशनगढ़ शैली का दूसरा चित्र कौन सा हो गया प्रसिद्ध? नौका विहार का चित्र। किस टाइप का ये चित्र है? तो देखो ऐसे यूं चित्र बना हुआ है। यहां पर नीचे नीचे तो तालाब बनाया हुआ है, नीचे बूंदेलाव तालाब। नीचे तो क्या है? झील है, बूंदेलाव झील।
अभी झील के ऊपर यहां एक नाव है ऐसे बनी हुई, ड्राइंग थोड़ी सी भैया खराब है, मैनेज कर लेना। यहां क्या बनी हुई है, नाव और नाविक, ठीक है। साइड में बना हुआ है कमल का फूल, साइड में क्या बना हुआ है, कमल का फूल। और यहां पर बतखों का चित्र, बतखों का चित्र बना हुआ है। तो ध्यान रख लेना। दूसरा चित्र कौन सा हो गया प्रसिद्ध, किशनगढ़ शैली का नौका विहार का चित्र। क्या क्या है इसकी प्रमुख बातें, तो इसमें झील का चित्र है, झील का चित्रण किया गया है, नाव व नाविक का चित्र, नाव व नाविक का चित्र, कमल का फूल और बतखों का चित्रण, बतखों का चित्रण। अच्छा, बात की जाए इस चित्र के प्रमुख चित्रकार कौन है, ये जो चित्र है इसके चित्रकार कौन है, तो 4 चित्रकार हैं। नाम आप लोगों को ध्यान में रखना है, बदन सिंह, नानक राम, सीताराम, उदयराम। तो किशनगढ़ शैली का दूसरा प्रमुख चित्र कौन सा हो गया, नौका विहार का चित्र। पहला हो गया बनी ठनी, दूसरा हो गया नौका विहार का चित्र। तीसरा चित्र जो आपको ध्यान में रखना है वो है चांदनी रात का संगोष्ठी चित्र, संगोष्ठी चित्र, चांदनी रात का संगोष्ठी चित्र। क्या है चित्र भाई, तो देखो ऐसे चित्र बना हुआ है, आसमान है, आसमान में चांद तारे निकले हुए हैं, ऐसे ऊंचा मंच है, ऊंचे मंच के ऊपर राजा जी अपने परिवार के साथ में बैठे हुए हैं और वो तारों को निहार रहे हैं। तो यही क्या है, चांदनी रात का संगोष्ठी चित्र है। ध्यान रख लेना इसमें क्या है, तो इसमें चांद तारों का चित्रण, चांद तारों का चित्रण है। राजा ऊंचे मंच पर बैठकर चांद तारे निहार रहे हैं, यानी देख रहे हैं। चित्रकार ध्यान रख लेना इसका, इसका जो चित्रकार है वो हो जाएगा अमरचंद। इसका चित्रकार कौन है, अमरचंद। तो देखो भाई, ये जो किशनगढ़ शैली है, इस किशनगढ़ शैली के चित्रकार कौन कौन से हो गए, प्रमुख प्रमुख चित्रकार, तो अमरचंद, बदन सिंह, नानक राम, सीताराम, उदयराम, और एक सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रख लेना बनी ठनी वाला, निहाल चंद। ठीक है, निहाल चंद, ये ध्यान में रख लेना। ये सारे कौन हो गए, इस किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार हो गए। तो ये हो गई किशनगढ़ शैली की प्रमुख चित्र वाली बातें। अब आप बात करेंगे किशनगढ़ शैली की विशेषताएं। किशनगढ़ शैली की विशेषताएं, किशनगढ़ शैली की 3 विशेषताएं हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। पहली विशेषता क्या है कि इस शैली में प्राकृतिक दृश्यों, यानी कि चांद तारे नाव नाविक के अलावा, प्राकृतिक दृश्यों का तो चित्रण हुआ ही है, इनके अलावा कृष्ण लीलाओं का भी चित्रण है, का भी चित्रण है। दूसरी बात क्या ध्यान में रखनी है कि किशनगढ़ शैली की जो तुलना है
वो कहां से की जाती है? कांगड़ा शैली से की जाती है। ठीक है, किशनगढ़ शैली पर, किशनगढ़ शैली पर कांगड़ा शैली पहाड़ी शैली है, कांगड़ा शैली हिमाचल की, कांगड़ा शैली का प्रभाव दिखता है। ठीक है, कांगड़ा शैली का है, हिमाचल की पहाड़ी शैली है। और तीसरी बात याद रखनी है कि कांगड़ा शैली में, कांगड़ा शैली में झील, तारे, चांद आदि का चित्रण मिलता है, आदि का चित्रण मिलता है। अतः इसकी तुलना, अतः इसकी तुलना किशनगढ़ शैली से होती है, किशनगढ़ शैली से होती है। ठीक है, तो ये मेन बात हो गई किशनगढ़ शैली की। किशनगढ़ शैली के बाद हम बात करेंगे बीकानेर शैली। फटाफट नोट डाउन करो इसको। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे बीकानेर शैली। नेक्स्ट शैली कौन सी हो गई? बीकानेर शैली, बीकानेर शैली। तो बीकानेर शैली की प्रमुख बातें क्या हो गई? सबसे पहली बात, इसका प्रारंभकर्ता, बीकानेर शैली का प्रारंभकर्ता किसे माना जाता है? तो बीकानेर शैली का प्रारंभकर्ता हो जाएगा महाराजा राय सिंह। ठीक है, ये जो महाराजा राय सिंह है, इन्होंने सन 1600 में भागवत पुराण ग्रंथ का चित्रण करवाया, और यही जो भागवत पुराण ग्रंथ का जो चित्रण है, यही बीकानेर शैली की प्रथम चित्रित ग्रंथ माना जाता है, या बीकानेर शैली का प्रादुर्भाव भी यहीं से माना जाता है। ठीक है, तो राय सिंह ने 1600 ईस्वी में भागवत पुराण, भागवत पुराण ग्रंथ चित्रित करवाया, चित्रित करवाया, जिसे बीकानेर शैली का, जिसे बीकानेर शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ माना जाता है, चित्रित ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, और क्या बात याद रखनी है? तो अगली बात जो है वो मोस्ट बात है, वो ध्यान में रख लेना कि बीकानेर शैली के जो चित्रकार हैं, वो अपने चित्रों पर अपना नाम, पिता का नाम और तिथि हमेशा फारसी भाषा में अंकित करते थे। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। बीकानेर शैली, बीकानेर शैली के चित्रकार अपने चित्रों में, अपने चित्रों में अपना नाम, पिता का नाम, तथा तिथि फारसी भाषा में, फारसी भाषा में अंकित करते थे। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रख लेना। फटाफट नोट डाउन करो, पोज करके नोट कर लिया करो। नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है बीकानेर शैली का स्वर्णकाल, बीकानेर शैली का स्वर्णकाल। बीकानेर शैली का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? तो महाराजा अनूप सिंह के काल को, महाराजा अनूप सिंह का काल, महाराजा अनूप सिंह का जो काल है वो बीकानेर शैली का स्वर्णकाल
कहा जाता है। देखो हुआ ऐसा कि महाराणा अनूप सिंह जो थे ये औरंगजेब के समकालीन थे, और औरंगजेब जो था वो थोड़ा सा कट्टर था धार्मिक रूप से, तो इसलिए औरंगजेब ने संगीत पर, चित्रकला पर, इन सब पर रोक लगा दी थी। तो लाहौर में बहुत सारे चित्रकार रहते थे, वो चित्रकार जो है वो एकदम बेरोजगार हो गए, बेघर हो गए। तो उन चित्रकारों को महाराजा अनूप सिंह ने बीकानेर में शरण दी, ठीक है, और वही चित्रकार आगे जाकर उस्ता चित्रकार कहलाए। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बात आप लोग ध्यान में रख लेना कि अनूप सिंह के काल में, अनूप सिंह के काल में लाहौर के उस्ता कलाकार, लाहौर के उस्ता कलाकार ही जानते हो ऊंट वगैरह पे जो होती है, क्यों आए लाहौर से? तो औरंगजेब ने रोक ही लगा दी भाई कि आप चित्रकारी कर ही नहीं सकते, आप संगीत बजा ही नहीं सकते, तो बेरोजगार हो गए। तो शरण की तलाश में बीकानेर आए, अनूप सिंह ने इनको शरण दे दी। तो अनूप सिंह के काल में लाहौर के उस्ता कलाकार बीकानेर आए, बीकानेर आए, जिन्हें यहां के मतलब बीकानेर के, यहां के स्थानीय कलाकारों, स्थानीय चित्रकारों, और बीकानेर के स्थानीय चित्रकारों का नाम क्या था? मथेरन चित्रकार, मथेरन चित्रकार। स्थानीय चित्रकारों ने शरण दी, स्थानीय चित्रकारों ने शरण दी, ठीक है। तो यहीं से ही ये जो लाहौर के चित्रकार है, लाहौर के चित्रकारों की कला जो है वो बीकानेर में आकर क्या कहलाई? उस्ता कला कहलाई। ठीक है, एक बात और अनूप सिंह की ध्यान में रख लेना कि अनूप सिंह की जो ड्यूटी है वो दक्षिण भारत में लग गई थी, ठीक है। तो वहीं रहते हुए अनूप सिंह ने दक्षिण भारत से बहुत सारी मूर्तियां वगैरह जो है वो भेजी बीकानेर, ठीक है। और इसके अलावा बीकानेरी कला के ऊपर द्रविड़ शैली का प्रभाव भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो अनूप सिंह के काल में ही, अनूप सिंह के काल में बीकानेर शैली पर, बीकानेर शैली पर द्रविड़ शैली का प्रभाव पड़ा, द्रविड़ शैली का प्रभाव पड़ा। अच्छा, बीकानेर शैली का प्रमुख चित्रकार, बीकानेर शैली का प्रमुख चित्रकार आप ध्यान रख लेना, एकनुद्दीन, प्रमुख चित्रकार एकनुद्दीन, ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना। इसके बाद में बस एक पेज और करना है, एक तो हमें लाहौर के उस्ता कलाकारों में और मथेरन कलाकारों के अंदर थोड़ा सा अंतर बताना है, बस और कुछ नहीं है। फटाफट नोट डाउन करो इसको। नेक्स्ट हम बात करेंगे उस्ता और मथेरन कला में अंतर। मथेरन कला और दूसरी हम बात करेंगे उस्ता कला। सबसे पहले अगर बात की जाए मथेरन कला की, तो यह है बीकानेर के स्थानीय चित्रकार थे, स्थानीय चित्रकार थे। दूसरा क्या ध्यान में रखना है मथेरन कला के बारे में कि यह मथेरन जैन समुदाय से संबंधित थे, यह मथेरन जैन समुदाय से संबंधित थे। तीसरी बात क्या याद रखनी है, प्रमुख विषय कि इन्होंने किस विषयों पर चित्र बनाया। तो नंबर एक तो ध्यान में रख लेना भित्ति चित्र, दीवारों पर चित्र बनाने का काम करते थे मथेरन चित्रकार। और दूसरा याद रख लेना हिंदू देवी देवताओं के चित्र, हिंदू देवी देवताओं के चित्र। हाँ,
अगर देखो उस्ता कलाकारों की बात की जाए तो यह है लाहौर से बीकानेर आए, यानी कि लाहौर के थे और लाहौर से ये कहां पर आए, बीकानेर आए। अब बीकानेर आने पर इनकी कला किस नाम से जाने लगी, उस्ता कला के नाम से जाने लगी। ठीक है, बीकानेर में यह उस्ता कलाकार कहलाए, उस्ता कलाकार कहलाए। तीसरी बात क्या ध्यान रखनी है, विषय, कि इन्होंने किन किन चीजों पर चित्र वगैरह बनाए। तो इनके प्रमुख विषय हो जाएंगे, नंबर 1 ध्यान रख लेना, काष्ठ की नक्काशी, काष्ठ यानी कांट, काष्ठ की नक्काशी। दूसरा ध्यान रख लेना, सोने की नक्काशी, सोने की नक्काशी। तीसरा ध्यान रख लेना, ऊंट के बालों की कलात्मक सजावट, कलात्मक सजावट, ये भी क्या कहलाती है, उस्ता कला कहलाती है। और नंबर 4 भित्ति चित्र, भित्ति चित्र। तो ये बात हो गई बीकानेर शैली की। तो इसी के साथ में मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स जो है उसकी सारी शैलियां हमने पढ़ ली है। जैसलमेर शैली, नागौर शैली, अजमेर शैली, मारवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली और बीकानेर शैली, ये 6 शैलियां हैं। और इसी के साथ में हमारा जो मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स है वो समाप्त होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम यहाँ तक ही लेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम दुधाड़ शैली और या फिर हाड़ौती शैली को कवर करेंगे। ठीक है, तो 2 क्लासें और लगेगी इसकी। आज का वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कीजिए और अपने कर्तव्य पथ पर ऐसे ही बढ़ते रहिए। ओके जी, बाय बाय।